नमस्कार छात्रों। आज हम हमारे पाठ्यक्रम में वाक्य विज्ञान जो इकाई लगाई गई है, पाठ लगाया गया है, उसमें से अगला मुद्दा देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर तक हमने वाक्य विज्ञान से संबंधित बातें देखी है। उसमें मुख्यतः दो वादों की चर्चा हमने की है और साथ ही साथ पिछले लेक्चर में हमने वाक्य की परिभाषाएं भी देखी है। विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों द्वारा तथा प्राचीन ग्रंथों के रचनाकारों द्वारा, भाषाविदों द्वारा हमने वाक्य की परिभाषाओं को वहाँ पे देखा है। आज हम हमारे पाठ्यक्रम में उस पाठ में दिया हुआ अगला जो मुद्दा है, वाक्य की आवश्यकता है, इस मुद्दे को देखने वाले हैं। इस मुद्दे के भीतर हम ये देखेंगे कि वाक्य की आवश्यकता से तात्पर्य यह है कि वाक्य बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, वाक्य बनने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, मतलब किसके आधार पर वाक्य प्रयुक्त होता है, प्रस्तुत होता है, और तभी जाकर उसका अर्थ जो है हमारे सामने आता है। तो भाषा वैज्ञानिकों ने इसके संदर्भ में बहुत सारी चर्चा की है। इसके ऊपर बहुत सारा लिखा गया है, आपको बहुत सारी किताबों में ये पढ़ने को मिलेगा। इसमें से प्रमुख बातें जो है वाक्य की आवश्यकता के संदर्भ में आज हम देखने वाले हैं। वाक्य की आवश्यकता के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें लगभग 6 मुद्दे जो है या 6 बातें जो है वाक्य की आवश्यकता के रूप में सामने आते हैं। पहला मुद्दा जो है वो है सार्थक शब्द, दूसरा मुद्दा है व्याकरणिकता, तीसरा है आकांक्षा, चौथा है सन्निधि या आसक्ति या निकटता, पांचवा है अन्विति और छठा है पदक्रम। लगभग इन 6 तत्वों की आवश्यकता जो है वाक्य बनने के लिए होती है और इसके आधार पर ही वाक्य प्रस्तुत होता है। मैंने जो अभी 6 नाम आपके सामने रखे हैं उनको एक एक करके मैं आपको उसको विश्लेषित करता रहूँगा और ये समझाता रहूँगा कि इन तत्वों के बगैर वाक्य पूर्ण हो सकता है या वाक्य बन सकता है या उसकी कल्पना की जा सकती है क्या, उसको भी थोड़ा सा हम देखने वाले। तो पहला जो है सार्थक शब्द, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, वाक्य बनने तथा भाषा को प्रचारित करने के लिए सार्थक शब्दों की आवश्यकता होती है। मतलब भाषा का प्रयोग जब हमें करना है तो भाषा के प्रयोग के लिए वहाँ पे निरर्थक शब्दों की कोई जरूरत नहीं है। आप निरर्थक शब्दों से भाषा को हम प्रचारित ही नहीं कर सकते। तो भाषा के प्रचलन के लिए, भाषा के प्रस्तुति के लिए, भाषा के अभिव्यक्ति के लिए सार्थक शब्दों की आवश्यकता है। और ये सार्थक शब्द अगर भाषा में मौजूद नहीं है तो वहाँ पे वाक्य बन नहीं सकता। निरर्थक शब्दों से भाषा में कोई भी वहाँ पे परिवर्तन नहीं आता या उस प्रकार का कोई सूचना वहाँ से नहीं मिलती। इसका मतलब यह है कि निरर्थक शब्दों का भाषा में कोई स्थान नहीं है। इसलिए भाषा को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए वाक्य में आए पदों की सार्थकता बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाक्य में जो पद आते हैं वो सार्थक होने बहुत जरूरी है। सार्थक होने के कारण ही वहाँ पे वाक्य में प्रस्तुत जो अर्थ है वो श्रोता को समझ में आता है, पढ़ने वाले को समझ में आता है। इसलिए वाक्य की पहली आवश्यकता है सार्थक शब्द। आप समझ चुके हो, सार्थक और निरर्थक। सार्थक मतलब जिन शब्दों के अर्थ होते हैं, जिसका कोई ना कोई अर्थ जो है वहाँ पे होता है। मात्र वर्णों के समूह को हम शब्द नहीं कहते। शब्द हम किसे कहते हैं कि वर्णों का समूह भी है और साथ ही साथ उसमें कुछ ना कुछ अर्थ है, तब जाकर हम उसको शब्द कहते हैं। तो ये सभी अर्थ के साथ प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है वो वाक्य की पहली आवश्यकता है और उसके आधार पर ही वाक्य भाषा में प्रयुक्त होते हैं। दूसरी आवश्यकता जो है वाक्य की वो है व्याकरणिकता। देखिए, प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। मराठी होने दीजिए, अंग्रेजी होने दीजिए, हिंदी होने दीजिए या दुनिया की कोई भी भाषा होने दीजिए, जिसको हम लिखते हैं उस प्रत्येक भाषा का व्याकरण जो है वहां पे होता है। व्याकरण से क्या मतलब है
कि जो भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है, जो भाषा की संरचना को प्रस्तुत करता है, जो भाषा की व्यवस्था बनाता है, वो व्याकरण होता है। मतलब कर्ता कर्म क्रिया, ये जो सूत्र है ये हिंदी की और मराठी की वाक्य रचना के लिए प्रयुक्त होता है और व्याकरण के आधार पर यह सूत्र वहां पे तय किया गया है। मतलब हिंदी का कोई भी वाक्य जब बनेगा तब वह कर्ता कर्म क्रिया इन तत्वों के आधार पर ही वहां पे बनेगा। तो ये एक व्याकरणिक व्यवस्था है, व्याकरणिक संरचना है और उसके आधार पर ही वहां पे भाषा का सही प्रयोग जो है या भाषा का हम कह सकते हैं कि उचित प्रयोग वहां पे हम कर पाते हैं। अगर वहां पे व्याकरण की व्यवस्था नहीं है, कही गई बात हमें अगर भूतकाल की कहनी है, अगर हम भविष्य की कह रहे हैं, भविष्य की बात हम भूतकाल की कह रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारे संभ्रम पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्याकरणिक संरचना होती है और व्याकरणिक संरचना या व्याकरणिकता जो है प्रत्येक भाषा की वाक्यों की आवश्यकता है। प्रत्येक भाषा का वाक्य जो है व्याकरण के आधार पर ही वहां पे लिखा जाता है। उसको भूतकाल में लिखना है, उसको भविष्य काल में लिखना है या वर्तमान में लिखना है, ये व्याकरणिक व्यवस्था ही वहां पे काम करती है। तो इसलिए वाक्य की अगली आवश्यकता या दूसरी आवश्यकता कह लीजिएगा व्याकरणिकता है। इसके संदर्भ में विद्वानों का क्या विचार है, देखिए। भाषा में व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण वाक्य अगर अर्थ की कसौटी पर अयोग्य सिद्ध होता है तो वह वाक्य नहीं कहलाया जाता। देखिए, व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण वाक्य है, अगर अर्थ की दृष्टि से अगर वो वाक्य व्याकरण की अर्थ की दृष्टि से अगर वो सही नहीं बन गया है या अयोग्य नहीं है या उसको योग्यता भी कहते हैं, तो वह वाक्य नहीं कहलाया जाता। उदाहरण के तौर पर वह हवा से लिखता है, ये व्याकरणिक स्तर पर और योग्यता के स्तर पर जो है वाक्य हम उसको नहीं कह सकते, क्योंकि व्याकरण में मात्र व्याकरणिक संरचना कर्ता कर्म क्रिया होने से नहीं चलेगा, उसके अलावा इसके साथ साथ इसमें योग्यता का भी होना जरूरी है। योग्यता से तात्पर्य क्या है, हम हवा के कर्म भाव को जानते हैं, हवा से क्या क्या होता है हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है वह हवा से लिखता है, ये हवा का कर्म भाव वहां पे नहीं है। तो योग्यता के आधार पर वहां पे व्याकरणिकता की दृष्टि से ये वाक्य जो है वहां पे वाक्य नहीं होता या नहीं कह सकते। दूसरा एक वाक्य है, वह पत्थर पीता है, ये भी वाक्य उसको वाक्य नहीं कहेंगे, भले ही उसमें क्रिया है, उसमें कर्ता है, कर्म है, लेकिन योग्यता के स्तर पर ये वाक्य वहां पे नहीं उसको नहीं स्वीकारना है या व्याकरण ने भाषा नहीं स्वीकारता, क्योंकि पत्थर कोई पीने की चीज नहीं है। तो इसलिए उस वाक्य में प्रयुक्त होने वाले पदों की योग्यता क्या है, पदों का कर्मण्य भाव क्या है, उसका कर्म क्या है, इसके आधार पर वो वाक्य में जब प्रयुक्त होते हैं तब वहां पे वो वाक्य कहलाया जाता है। वह पत्थर पीता है, वह हवा से लिखता है, हवा और पत्थर का कर्मण्य भाव जो हम जानते हैं, तो उसमें इस आधार पर वहां पे हम उसको वाक्य नहीं कहेंगे। इसका थोड़ा सा और अधिक विश्लेषण मैं करूंगा। ऊपर के जो दो उदाहरण मैं अभी बता रहा था, वह हवा से लिखता है, वह पत्थर पीता है, ये दोनों वाक्य जो है व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण होकर भी अर्थ की दृष्टि से अपूर्ण है या अर्थ की कसौटी पर वे गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि हवा का भाव क्या है और पत्थर का कर्मण्य भाव क्या है। क्योंकि हवा और पत्थर का कर्मत्व भी कहा जाता है, उसको अलग होता है। हवा सांस लेने की चीज है और पत्थर जो है स्थायी रूप में हम देखते हैं, तो वो पीने की चीज नहीं है। तो हवा और पत्थर का कर्मत्व जो है अलग होने के कारण ये व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य सही होने के बावजूद भी वो वाक्य नहीं कहलाए जाएंगे, क्योंकि इसमें प्रयुक्त पद का जो कर्मत्व है वो वहां पे गलत है। जो इन वाक्यों में अलग रूप में आया हुआ है, तो हम देखते हैं कि इसमें वह पत्थर से खेलता है या पत्थर मारता है। अगर ऐसा वाक्य होता तो वाक्य बन जाता, वह पत्थर पीता ये वाक्य नहीं बन सकता। या वह हवा से
वह हवा में घूम रहा है, ये वाक्य बन सकता है, लेकिन वह हवा से लिखता है, ये नहीं बन सकता। तो ये व्याकरणिकता की कसौटी पर हम देखते हैं कि वाक्य अगर सही भी है, लेकिन योग्यता की कसौटी पर अगर वाक्य वहां पे गलत है तो उसको हम वाक्य नहीं कहेंगे। ठीक है, ये दो आवश्यकताएं हमने देखी, सार्थक शब्द और दूसरा व्याकरणिकता। तीसरी आवश्यकता है वाक्य की, वह है आकांक्षा। आकांक्षा से क्या तात्पर्य, देखिए, आकांक्षा का अर्थ है शब्दों की परस्पर पूरकता। मतलब वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द या पद जो है वो एक दूसरे के परस्पर कितने पूरक है, इसके आधार पर वहां पे वाक्य है क्या नहीं, ये समझ में आता है। यह परस्पर पूरकता ही वाक्य बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरणार्थ, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य आकांक्षा के स्तर पर किस प्रकार वाक्य है, इसको थोड़ा सा मैं स्पष्ट करूंगा। देखिए, इस वाक्य राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में 3 पद है। कितने पद है? 3 पद है। कौन कौन से? राम पुस्तक पढ़ता। और ये तीनों पद जो है व्याकरणिक दृष्टि से एक दूसरे के पूरक है। राम का संबंध पुस्तक के साथ है, पुस्तक का संबंध पढ़ने के साथ है, तो ये एक दूसरे के पूरक है। इसमें राम करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ता क्रिया है, ये सभी एक दूसरे के पूरक है। पढ़ता क्रिया कर्म की भी पूरक है, अर्थात ये जो कर्ता क्रिया जो है राम पढ़ता है, ये भी कर्म के क्रिया के साथ वहां पे जोड़ा जा सकता है, और राम पुस्तक ये भी कर्म के साथ वहां पे जोड़ा जा सकता है। और कर्ता कर्म क्रिया के पूरक होने के कारण, एक दूसरे के पूरक होने के कारण, यह आकांक्षा के स्तर पर, आकांक्षा मतलब परस्पर पूरकता, इसके स्तर पर जो है इसको हम वाक्य कह सकते हैं। अतः ये तीनों पद जो है मिलकर वाक्य की रचना करते हैं और पूर्ण अर्थ सामने आता है। मतलब एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित होने के कारण वहां पे उन वाक्यों की, उन वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो पद है वो पूर्ण अर्थ हमारे सामने लाते हैं। उसमें कहीं पर भी प्रश्न चिन्ह उभरता नहीं है। राम पुस्तक पढ़ता है, दिमाग में ये प्रश्न नहीं उभरता कि कौन पुस्तक पढ़ता है, क्योंकि वहां पे दिया है राम। और क्या पढ़ता है ये भी वहां पे प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे पुस्तक दिया है। तो इस तरह से परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध जुड़ने के कारण यहाँ पे आकांक्षा के स्तर पर, परस्पर पूरकता के स्तर पर राम पुस्तक पढ़ता है, इसको हम वाक्य कह सकते हैं। तो इस आधार पर ये 3 आवश्यकताएं अब तक हमने देखी है और 3 हमें देखनी है। अगले लेक्चर में मैं उसको आपको विश्लेषित करूंगा। तो अब तक जो हमने 3 देखी है उसको याद रखिएगा। पहली वाक्य की आवश्यकता है सार्थक शब्द, दूसरा योग्यता या व्याकरणिकता भी कह सकते हैं। व्याकरणिक स्तर पर अगर वाक्य सही भी हो सकता है, लेकिन योग्यता के स्तर पर अगर सही नहीं है तो वहां पे वो वाक्य नहीं कहलाया जाता। तो दूसरा हमने देखा व्याकरणिकता ऑब्लिक योग्यता, और तीसरा हमने देखा आकांक्षा। तो इन 3 आवश्यकताओं के आधार पर हमने समझ लिया कि वाक्य बनने के लिए इन तीनों तत्वों की किस प्रकार आवश्यकता है। तो ये 3 आवश्यकताएं आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो 1-2 बार सुन लीजिएगा। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा कठिन नहीं है। आप अपनी ओर से इसको बार बार सुनेंगे तो मुझे लगता है कि ये वाक्य की आवश्यकता वाला जो मुद्दा है ये भी आपको समझ में आने वाला है। ज़्यादा कुछ कठिन इसमें नहीं है। आप अपनी ओर से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में अगली जो वाक्य की आवश्यकताएं हैं उसको लेकर मैं प्रस्तुत रहूँगा। और सभी छात्रों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप कृपया हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी लेक्चर सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि उसके आधार पर ही आपकी जो ग्रेजुएशन की अंतिम सत्र की जो परीक्षा है, छठे सत्र की परीक्षा, वो संपन्न होने वाली है। हमारे लेक्चर के माध्यम से हमने जिन बातों को परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको हमने दोहराया है, या फिर से एक बार मैंने वहाँ पे बताया है। तो उन बातों को थोड़ा सा सुनिए, क्योंकि वही बातें परीक्षा में पूछी जा सकती है। आपकी परीक्षा
इस लॉकडाउन के कारण संभव है कि शायद ऑनलाइन ही संपन्न होगी, तो उस दृष्टिकोण से आप थोड़ा सा उसको गंभीरता से लेते हुए इन लेक्चरों को सुनते रहिएगा। आप अगर जब तक सुनेंगे नहीं तब तक परीक्षा में आपको इसका क्या उत्तर लिखना है समझ में नहीं आएगा, तो कृपया अपनी ओर से उसको सभी लेक्चरों को सुनिए। मैडम के द्वारा अपलोड किए गए, मेरे द्वारा अपलोड किए गए जितने भी लेक्चर हैं वो सभी के सभी वहाँ पे सुनते रहिएगा। अगर ऐसा लगता है कि कोई एक आध लेक्चर आप देख नहीं पाए हैं तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, हम इसको दोबारा भेजने की कोशिश करेंगे। और उसका उद्देश्य ये है कि आपके द्वारा ये समझ में आना जरूरी है। हमारे पाठ्यक्रम में जितने भी टॉपिक लगाए गए हैं, कक्षा की पढ़ाई थोड़ी सी अलग होती है, ये ऑनलाइन पढ़ाई थोड़ी सी अलग है। कक्षा में एक बार बात समझाने पर समझ में आ जाएगी, लेकिन ये ऑनलाइन पढ़ाई में इसको अगर एक दो बार अगर उसको आपको सुनना पड़ता है तो सुनिएगा, क्योंकि पढ़ाई गई बातें समझनी बहुत ज़रूरी है और उस समझ के आधार पर ही वहाँ पे आप परीक्षा अच्छी तरह से दे सकते हैं। तो कृपया हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी लेक्चर जो है आप सुनिएगा। हम आपके लिए उपस्थित है, आप कभी भी उसको लेकर कोई संदेह है, कोई प्रश्न है तो मुझे कर सकते हैं। तो आज हम वाक्य की आवश्यकताएं, वाक्य विज्ञान के भीतर के इस टॉपिक को हम देख रहे हैं और इस मध्य के भीतर हमने 3 बातें या 3 तत्व देखे हैं वाक्य बनने के लिए जो आवश्यक है। इसमें हमने पहला देखा था सार्थक शब्द, दूसरा व्याकरणिकता या योग्यता और तीसरा हमने देखा है आकांक्षा। तो अगले लेक्चर में आगे के 3 आवश्यकताएं जो है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।